वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसा चल रहा है सब लोगों का? सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना? चलो बहुत अच्छी बात है अगर चल रही है। तो लास्ट अपन ने जेनेटिक्स जो छोड़ा था वो अपन ने छोड़ा था न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स के अंदर। न्यूरोस्पोरा में अपन ने देखा था फिनोटाइप एक्सप्रेशन और जीनोटिपिक एक्सप्रेशन। लेकिन वो न्यूरोस्पोरा क्या था? फंगस था, फंजाई था, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था कि नहीं था? ठीक है, लेकिन क्या वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म केवल क्या वो सारे एक पूरा किंगडम होता है जो हैप्लॉइड होता है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हो जाता है वो चीज़? नहीं, वो तो केवल एक स्टडी के लिए अपन ने उठाया था। क्यों उठाया था? वो भी कि उसके जो एस्कोस्पोर्स थे वो रेडियली लीनियरली अरेंज्ड थे। अरेंज होने की वजह से अपन को सहूलियत थी उसका रिसर्च करने में, कोई दिक्कत नहीं होती थी, इसलिए अपन ने वो उठाया था। वरना सेक्रोमाइसिस सेरेविसी था, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर अनऑर्डर्ड बन रहा था। जो टेट्राड एस्कोस्पोर्स मतलब जो टेट्राड न्यूरोस्पोरा में रेडियल फॉर्म में लीनियर फॉर्म में बन रहा था वो ही बन रहा था सेक्रोमाइसिस में सर्कल फॉर्म में। इस वजह से इजी नहीं था, वो टफ टास्क था साइंटिस्ट के लिए कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है म्यूटेंट उसका पता लगाने के लिए, इसलिए किया। लेकिन आज जो मैं इतना जो आपको भूमिका बता रही हूँ वो किस लिए बता रही हूँ? आज जो मेरा जो चैप्टर शुरू होने वाला है, मेरा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए क्या होगा? अपन ने देखा है, अपन अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं अपन? प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस? क्योंकि वो ही एक मोड है यूकैरियोट्स के अंदर किसके बनने का? प्रोटीन्स का बनने का, एंजाइम्स का बनने का और पूरी मेटाबोलाइट एक्टिविटीज़ को और ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का। ठीक है, इसलिए पढ़ते हैं अपन। तो यूकैरियोट्स में जब अपन पढ़ते हैं तो वो शुरुआत जीन से होती है ना। डीएनए वन सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। पता है ना जीन क्या होता है? तो जीन से बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। वो प्रोसेस ही होती है ट्रांसक्रिप्शन। फिर मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है? ट्रांसलेशन से प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, ये बना। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? जीन से हो रही है, वो यूकैरियोट्स में है। तो बच्चा जो यूकैरियोट्स में है वो अपन एलाबोरेटेड फॉर्म में यूकैरियोट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स में कोई चीज़ हो रही है तो आज इसी चैप्टर में ख़त्म कर देंगे आज के लेसन में अपन। ठीक, तो बात अपन ने की थी कि जीन से शुरुआत होती है। तो जीन से शुरुआत होती है तो आज अपन को टाइप ऑफ जीन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज अपना पहला टॉपिक है आज के सेशन का, दैट इज टाइप्स ऑफ जीन्स। अब ये जीन्स का अपन ने डिवाइडेशन किया कैसे है, अपन ने कैसे जीन्स को बांटा है, उसका आधार उसका बेस होता है कि कौन सा जीन क्या कर रहा है, कौन सा जीन नेगेटिव रोल कर रहा है, कौन सा जीन पॉजिटिव रोल कर रहा है, कौन सा इंड्यूस कर रहा है, कौन सा रिप्रेस कर रहा है, कौन सा कब इनिशिएट हो रहा है, कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। उस बेसिस पे अपन जीन्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, तो इसमें पहली कैटेगरी आती है अपने जंपिंग जीन। जंपिंग जीन आर दोज जीन विच कैन मूव क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम। मतलब जंपिंग से ही समझ में आ रहा है एक जीन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जंप करके जाएगा बंदर की तरह, तो वो जंपिंग जीन हो गया। लेकिन शर्त, वो एक ही जीनोम के एक ही इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल के जीनोम में। अब जीनोम क्या है वो नेक्स्ट वाले सेशन में आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ेगा जब मैं ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाऊंगी HGP, उसमें आपको समझ में आएगा जीनोम क्या है। एक प्रॉपर सीक्वेंस है जो उसी के लिए स्पेसिफाइड है, वो होता है जीनोम। उस जीनोम के अंदर एक जीन का एक जगह से उठ के दूसरे जगह पे लोकेट हो जाना, जंप कर जाना, दैट इज कॉल्ड जंपिंग जीन। ठीक है, और एक साइंटिस्ट थे मैक क्लिंटन, इन्होंने जंपिंग जीन को डिस्कवर किया था, इस वजह से उनको नोबेल प्राइज दिया गया 1983 में। ओके, देन दूसरा आता है ओवरलैपिंग जीन। अब ये मत बोलना कि मैम हमारी शीट में, मैम ने एक बार पहले भी बोला आपको
कि मैम को नहीं लगेगा जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है मैम ज़बरदस्ती डिस्क्राइब नहीं करेगी, चाहे वो शीट में हो चाहे ना हो। हाँ, एनसीईआरटी में तो सब कुछ, एनसीईआरटी के तो सब कुछ डिस्कस करेगी। लेकिन अब देखो, जैसे वो मैं क्यों बोल रही हूँ ये चीज़, जंपिंग जीन के जंपिंग जीन जहाँ पे मेंशन किया हुआ है मॉड्यूल में, तो वहाँ पे ना उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ज़रूरत नहीं है ट्रांसपोजी, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं आता है, बस आपको पता होना चाहिए कि जंपिंग जीन होता क्या है, जंपिंग जीन का डिस्कवर किसने किया था। ठीक, दूसरा है ओवरलैपिंग जीन। अ फ्यू जीन्स इन सम एनिमल्स वायरसेस कोड फॉर टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड। क्या बोला मैंने कि कुछ एनिमल वायरसेस में ऐसे जीन्स होते हैं जो 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करते हैं। आज तक तो अपन ने क्या पता था, बीडल टेटम बोल रहा था ना 1 जीन 1 एंजाइम, तो उस हिसाब से तो अपन को वही थ्योरी से मालूम था ना कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड के लिए ही कोड करता है। लेकिन ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग जीन में होता है कि 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड को कंट्रोल करने के लिए भी एक जीन 2 जीन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग जीन। समझ में आया? थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, हाउसकीपिंग जीन। ठीक, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, आज पढ़ेंगे अपन लैकोपेरोन और ट्रिप्टोफैनोपेरोन। ठीक, तो उसमें इन दोनों का ही रोल है। ये तो बस एक ना डिस्क्रिप्शन के लिए दे रखा है टाइप्स ऑफ जीन में साथ, लेकिन इन दोनों का ही रोल है आज के लेसन में। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और हाउसकीपिंग जीन क्या होता है? हाउसकीपिंग से ही समझ जाओ और नाम से कि ऐसा कोई जीन होगा जिसका थ्रू आउट काम चलता होगा, मतलब कि जिसको कभी रेस्ट नहीं मिलता है। ऐसा समझ लो, अपने घर में मम्मी होती है, मम्मी को कभी आराम नहीं होता है, सुबह शाम दिन रात मम्मी का ही काम होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपन मम्मी को अपन बोलते हैं होम मेकर, हाउस वाइफ्स, तो उनका काम अनलिमिटेड होता है। तो इसी तरीके से होता है कि हाउसकीपिंग जीन का काम अनलिमिटेड होता है, कॉन्टिन्यूसली एक्सप्रेस होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमेशा सेल के मेटाबोलाइक एक्टिविटीज़ में काम आ रहा है। जब तक अब काम आते जाएगा तो वो खत्म होता जाएगा, तो उसको बार बार डिलीवरी चाहिए। ठीक, तो हाउसकीपिंग जीन वो होते हैं जो कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस होते हैं, एंड द प्रोडक्ट्स आर हाउसकीपिंग जीन्स आर इमीडिएटली एंड क्विकली रिक्वायर्ड फॉर ए जीन फॉर्मेशन। ठीक है, अब चौथा है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, स्मार्ट जीन एज वेल एज लग्जरी जीन। अब इस नाम से समझो, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव बोला मैंने, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का अपोजिट होगा। ये समझ में आ गया? अब अपोजिट कैसे होगा? मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूटिव जीन वो होते हैं जो लगातार अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं। ठीक, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव फिर क्या होगा? अपोजिट है, लगातार नहीं करते हैं, वो साइलेंटली रहते हैं, मौजूद होते हैं वो सेल के अंदर, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस तब करते हैं जब उनकी डिमांड होती है, तभी लग्जरी जीन बोलते हैं उनको। लग्जरी मतलब प्रेसियस होता है ना, कोई चीज़ अनमोल होती है, लग्जरी वो होता है। तो मतलब अपने आप को वो लग्जरी फील कराता है कि मेरी तो डिमांड होगी तभी जाऊंगा, ऐसे तुम लोगों की तरह फालतू काम नहीं करूंगा। दैट्स वाई दैट्स कॉल्ड स्मार्ट जीन, दिमाग से खेलता है। ठीक, अब ये कैसे खेलता है दिमाग से? ये 2 तरह के अफेक्ट दिखाता है, एक दिखाता है इंड्यूसिबल जीन, दूसरा होता है रिप्रेसिबल। ये 2 तरह की प्रोटीन्स को स्टिमुलेट करता है। तो इंड्यूसिबल जीन और रिप्रेसिबल दोनों का मतलब क्या है? इंड्यूस करके किसी रिएक्शन को या तो वो फॉरवर्ड कर देगा या फिर रिप्रेस करके उस रिएक्शन को वो वहीं दबा देगा। अब कैसे होगा? मतलब वो चीज़ आपको लैक एपिरोन में बहुत अच्छे से समझ में आएगी, मैं बताऊंगी आपको। आगे है होम्योटिक जीन। होम्योटिक जीन आर दोज जीन हु रेगुलेट्स ऑर्गन डिफरेंशिएशन इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर जो ऑर्गन डिफरेंशिएशन हो रहा है, 9 मंथ जब एम्ब्रियो मदर वूम में रहता है तो 9 मंथ में हर ऑर्गन उसी हिसाब से डेवलप होता है जिस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब मंथ में डिवाइडेशन होता है। वो किसकी वजह से होता है? वो होम्योटिक जीन की वजह से होता है।
ठीक है, दैट इज द होम्योटिक जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गन डिफरेंशिएशन इन एम्ब्रियो। ठीक, अब ये जो होम्योबॉक्स है, होम्योबॉक्स रिलेटेड होता है होम्योटिक जीन के एक्सप्रेशन के लिए। दैट नेक्स्ट वाला है अपना सूडो एलील। क्या होता है सूडो एलील? सूडो एलील ये होता है कि कोई जीन है, जीन के ऊपर एलील्स होती है, पता है आपको। अगर वो हैप्लॉइड है तो सिंगल एलील होगी, और अगर वो डिप्लॉइड है तो पेयर में एलील होगी। समझ में आ गया? अब होता यह है, कोई जीन है, कोई दो जीन है, एक क्रोमोसोम्स पे है, दो जीन एक क्रोमोसोम पे क्लोज रिलेटेड है, तो क्लोजली रिलेटेड से ऐसा लगेगा अपन को कि ये जेनेटिकली भी रिलेटेड है। होती नहीं है लेकिन अपन को ऐसा फील होगा, क्योंकि वो बहुत क्लोज रिलेटेड होगी तो वो जेनेटिकली भी लिंक्ड लगेगी। जेनेटिकली लिंक्ड होने की वजह से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होगी, वो भी साथ साथ। एक एलील या फिर एक पेयर एलील का इनहेरिट होना अपन को समझ में आता है, लेकिन दो जीन्स का साथ में इनहेरिट होना नहीं समझ में आता है। दैट इज सूडो एलील। सूडो का मतलब होता है एक तरीके से धोखा देना। धोखा कैसे दिया? धोखा इन्होंने साथ में मिलजुल के दिया, क्लोजली रिलेटेड होने की वजह से। ठीक है, अब इस तरीके से वो बिहेव करते हैं जैसे वो सिंगल जीन है। ठीक, अब लास्ट है अपना आइसोएलील। आइसोएलील क्या होता है? आइसोएलील एग्जिबिट सेम फिनोटाइप देन दे आर सेड टू आइसोएलील। ठीक, वो होता है कि कोई ऐसे एलील्स होते हैं, पता है आपको, एवरी एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंगल वन ट्रेट विच इज ड्रास्टिकली चेंजेबल। मतलब एक दूसरे से वो दोनों अलग होते हैं। एक ट्रेट दूसरे ट्रेट से हमेशा अलग होता है, तभी तो वो ट्रेट है। ठीक, जैसे जीनोटाइप, एक जीनोटाइप किसी कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, दैट इज हाइट कैरेक्टर। लेकिन कैरेक्टर हाइट है, लेकिन ट्रेट क्या है? ट्रेट ये है या तो लंबा या फिर बोना। तो ये हो गए ट्रेट, तो दोनों अलग अलग ट्रेट हुए ना, समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं अपन आइसोएलील। ये ड्रोसोफिला में जो रेड आई होती है ना, अगर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तीनों मिलकर भी ये रेड आई ही फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आ गया? वो जो एक आपको टॉपिक दिया हुआ है टाइप्स ऑफ जीन, बस पूरा यही है, आगे पीछे कुछ भी नहीं करना उसको, सिर्फ यही है जो आपको अपनी नोटबुक में, मैं कम से मैं जब से आपका लेसन ले रही हूँ तब से मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, जब मेरा सेशन शुरू हो जाए 3 चीज़ें साथ में लेके बैठो। अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठो, पेन साथ में लेके बैठो, एनसीईआरटी साथ में लेके बैठो। मैं नहीं बोल रही हूँ मॉड्यूल लेके बैठो, मॉड्यूल अभी मत लेके बैठो, मॉड्यूल में से मैं पढ़ा रही हूँ, शीट में से मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये 3 चीज़ें साथ में लेके बैठो। जहाँ आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे लिखनी चाहिए, वहाँ लिख लो। अब मैं नहीं बताऊँगी बार बार कि आपको कहाँ लगना चाहिए कि मुझे लिखनी चाहिए, वो आपके यहाँ पे पता चलना चाहिए कि मुझे क्या लिखना चाहिए। आप 12th क्लास में हो या फिर ड्रॉपर हो तो बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं है मुझे कि आपको बताना पड़े मुझे कि क्या लिखना है। 12th क्लास को फिर भी मैं बता सकती हूँ बार बार कि ये लिख लो। आई बात समझ में? चलो, सो अपना टाइप्स ऑफ जीन खत्म हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लिटरली मैं आपको एक सच बताऊँ कि मेरे जो स्टूडेंट लाइफ था, लैक ऑपेरोन कभी नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया जिस तरीके से मैंने आज अपने आप को समझा। मतलब अभी मैं 2 साल से जितना लैक ऑपेरोन जितना मैं पढ़ा रही हूँ, लैक ऑपेरोन को मैंने अपने आप से कोशिश की समझने की, तो मुझे लगा कि मुझे उस टाइम पे क्यों नहीं समझ में आया, बहुत ईजी था। बट वही बात है ना कि अपन अपने आप को हैंड ओवर कर देते हैं सबके सामने कि नहीं समझ में आया, मैडम ने अच्छा नहीं पढ़ाया, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाया, एनसीईआरटी ने अच्छे से नहीं दिया, नहीं समझ में आया, छोड़ो। ये क्यों? अपने आप को ढूंढो ना। आपको जिस लैंग्वेज में, जिस इजी लैंग्वेज में समझ में आता है उस इजी लैंग्वेज में ढूंढो ना आप। गूगल, विकिपीडिया, ये सब क्यों होता है? यूट्यूब एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं होता है ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें नॉलेज के लिए भी होता है। इवन ये सब चीज़ों की डिस्कवरी 80% तो नॉलेजेबल बढ़ाने के लिए ही किया गया है, बट अपन लोग ही है जो इसका मिसयूज़ करते हैं।
मैंने सच्ची में मैंने लैक ऑपेरोन, जब तक मैंने नीट के एग्ज़ाम फाइट किए तब तक मैंने लैक ऑपेरोन हमेशा यही चीज़ करके, इवन एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँचते पहुँचते भी एक चीज़ बोलते हुए कि यार बस सब कुछ आता है बॉटनी में, वो लैक ऑपेरोन नहीं आता। क्यों नहीं आता? ऐसा क्या है उसमें? वो अब पता चल रहा है ऐसा कुछ नहीं उसमें, बस कोशिश ही नहीं की। तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कत है कि हाँ मैं मानती हूँ कि एनसीईआरटी में लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी नहीं दे रखी है, कुछ नहीं समझ में आता, मैं आज एनसीईआरटी में से नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आज मॉड्यूल में से नहीं पढ़ाऊँगी, इसलिए मैंने अभी अभी आपको बोला पेन कॉपी लेके बैठो, जो मैं यहाँ पे लिखूँ वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। गारंटी मैं लेती हूँ कि एग्ज़ाम में जो मैं समझा रही हूँ उसी से आएगा, ना मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी से आएगा, ना मैं बोल रही हूँ मॉड्यूल से आएगा। मैंने उन दोनों में से ही पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में पॉइंट्स उठाए हैं कि मेरे बच्चों को समझ में आ पाए। ओके चलो, तो अपना टॉपिक है क्या? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अपन ने न्यूरोस्पोरा में फिनोटिपिक एक्सप्रेशन और जीन एक्सप्रेशन दोनों पढ़ लिया था, लेकिन अब बात आती है टोटली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। एक पूरा डिवीजन किंगडम है ना अपना, एक आता है कैटेगरी प्रोकैरियोट्स की, दूसरी आती है यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन होना है वो होता है अपना प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू। तो प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्म में होता है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ लिखती हूँ मैं, जीन से बनेगा अपना mRNA, mRNA से बनेगा अपना प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, एंड यही एंजाइम्स होते हैं जो रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सही बात बोली मैंने? सही बात बोली? ये किसका लिखा है मैंने, बता सकता है कोई? ये यूकैरियोट्स का जीन एक्सप्रेशन है या फिर प्रोकैरियोट्स का है? कोई बताएगा? ये दोनों का है, यही फिनोमिनन रहता है, यही प्रोसेस रहती है प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन की, और यही प्रोसेस रहती है यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन की, लेकिन बस मॉडल के नेम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में वो मॉडल के नेम होते हैं ट्रिप्टोफेन ऑपेरोन, लैक ऑपेरोन, हिस्टिडीन ऑपेरोन, विनिलिन ऑपेरोन, और वही अपने यूकैरियोट्स के अंदर वो हो जाता है जीन बैटरी मॉडल, ऐसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे प्रोसेस यही होती है कि जीन विल एक्सप्रेस in the form of messenger RNA, then it will produce enzymes, and enzymes are the responsible for the growth and development. यही होता है जीन का एक्सप्रेस होना, जीन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे दो वर्ड लिखे मैंने, रेगुलेशन एज वेल एज जीन एक्सप्रेशन। क्या है दोनों? क्या है? जीन एक्सप्रेशन इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ, क्या मैकेनिज्म बोल रही हूँ मैं, सच बोल रही हूँ, मैकेनिज्म है ये क्या है? सही बोल रही हूँ मैं, इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ it is the mechanism of molecular level. At the present, gene will express itself by the synthesis of structural gene and एंजाइम्स, प्रोटीन्स। क्या ये मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? जीन एक्सप्रेशन का मोटा मोटा फंडा ये होता है कि जीन अपने आप को मॉलिक्यूलर लेवल पे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और वो कैसे एक्सप्रेस करेगा? जीन कैसे एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को? आरएनए बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, स्ट्रक्चरल जीन्स बनाएगा। अभी इसमें लिखा नहीं है, मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है जीन से मैसेंजर आरएनए बनना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये आपको पता है, इसलिए मैंने लिखा है। जो आपको पता है ना वो लिखा है मैंने। तो जीन एक्सप्रेशन का मोटा मोटा मतलब होता है कि जीन का एक्सप्रेस होना बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक आरएनएस, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। ओके, चलो
अब दूसरा जो है अपना दैट इज जीन रेगुलेशन। क्या होता है जीन रेगुलेशन? जीन रेगुलेशन ये ही है आपकी पूरे आज का जो सेशन है वो इसी पे फोकस्ड है सारा। जीन रेगुलेशन क्या होता है? जीन रेगुलेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ स्विचिंग ऑफ एंड स्विचिंग ऑन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, किसी भी पर्टिकुलर जीन का डेवलप्ड सिचुएशंस के अंदर किसी भी स्विच ऑफ और किसी भी प्रोसेस के लिए अपने आप को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर लेना, ये होता है अपना जीन रेगुलेशन। ये होता है जीन रेगुलेशन। मैंने लिखा है इट इज द मैकेनिज्म दैट रेगुलेट्स द switching off and switching on of the genes depending upon the requirements of a cell। किसी भी सेल के अंदर किसी भी प्रोसेस के बनने के लिए जिस तरीके से जीन को एक्सप्रेस होने के लिए जीन मॉडल को ऑन होना है कि ऑफ होना है वो बताएगा रेगुलेशन। अभी आपको ना स्विच ऑफ समझ में आएगा ना स्विच ऑन समझ में आएगा जब तक मैं लैक अपेरोन नहीं पढ़ाती हूँ आपको, ठीक है। तो बस आपको मोटे मोटे समझ में आना चाहिए कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जीन रेगुलेशन क्या होता है। अब जो मैं आपको एक ऑपेरोन पढ़ाने वाली हूँ, भी ऑपेरोन से मैं पढ़ाने से पहले एक चीज़ बताऊँगी मैं आज के सेशन में। जो भी बनेगा ना अपना फंडा रहेगा कि वो जीन को ट्रांसक्रिप्ट कर ले, ट्रांसक्रिप्ट करके मैसेंजर आरएनए बना ले, अपना फंडा ये रहेगा। तो रुक जाना मतलब रिप्रेस कर देना या फिर बढ़ जाना मतलब इंड्यूस कर देना, वो सब चीज़ें इसी से ही समझ में आएगी। तो नेक्स्ट जो है वो है कि टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशन क्या होता है। दो तरीके का होता है जीन रेगुलेशन। टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेट जिस तरीके से हो रहा है, या तो स्विच ऑफ हो रहा है या फिर स्विच ऑन हो रहा है, तो वो किस तरीके से हो रहा है। तो वो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हो सकता है नेगेटिव, दूसरा तरीका हो सकता है पॉजिटिव। इस नेगेटिव तरीके को बोलते हैं रिप्रेसिबल, और ये होता है इंड्यूसिबल। अब ये रिप्रेसिबल मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि रिप्रेसिबल इसलिए बता रही हूँ मैं कि अगर इस तरीके से अगर वो जीन रेगुलेट हो रहा है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ना वो इतनी मात्रा में इतने क्वांटिटी में बन जाएगा कि वो प्रोडक्ट खुद जनरेट कर देगा कि बस अब बंद कर दो, इसको स्विच ऑफ कर दो। तो वो होता है स्विच ऑफ मतलब नेगेटिव, बंद होना मतलब नेगेटिव। और इसमें क्या होता है पॉजिटिव में इंड्यूस करना, मतलब किसी की प्रेजेंस की वजह से किसी की रिएक्शन को इंड्यूस करना, ठीक। तो वो इंड्यूस करना मतलब चालू करना, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है ना। इसलिए इसको पॉजिटिव बोला है अपन ने। अब अपना जो टॉपिक है वो है लैक ऑपेरोन। लैक ऑपेरोन पढ़ने से पहले मैं सोच रही हूँ आपको मैं आज ऑपेरन पढ़ाऊँ। ऑपेरोन कोई नहीं पढ़ाता, सीधे लैक ऑपेरोन पे ही जंप करते हैं सब, लेकिन केवल एक सिंगल ऑपेरोन क्या होता है वो पढ़ाऊँ मैं आपको, ठीक है। तो सिंगल ऑपेरोन जो होता है वो दिया था मॉडल जैकब एंड मोनार्ड ने, जैकब एंड मोनार्ड। और ये किस में दिया गया था? ये ई कोलाई में दिया गया था, बैक्टीरिया जो है। और ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है। ऑब्वियसली मैंने आपको एक बात बताई है कि यूकैरियोट्स का तो अपन बाद में पढ़ेंगे, आज अपन सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है, ठीक है। होता क्या है ये ऑपेरोन जो है, ये होता क्या है? इट इज द कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ जीन्स which togetherly function and appear some drastic manner of genes। मतलब कि ऑपेरोन वो है जो एक तरह से
बहुत सारे जीन्स का कोऑर्डिनेशन से बना हुआ मेल जोल है। इसकी मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ तब समझ में आएगा। केवल ओपेरोन बताना हो तो आज मैडम जो बोल रही है सिर्फ वो छाप दो। ये अपना एक डीएनए जीन सीक्वेंस है, जीन सीक्वेंस है। आप मान सकते हो ये डीएनए फ्रेगमेंट है, डीएनए फ्रेगमेंट को ही जीन बोलते हैं, और ये जीन सेगमेंट है पूरा जीन सीक्वेंस। ये जीन सीक्वेंस में ओपेरोन सिस्टम के अंदर 4 तरह की जीन्स होती है। मैं इधर ना बना के इधर बनाती हूँ, इधर इसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगी मैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि ओपेरोन की ज़रूरत क्या है। ओपेरोन की ज़रूरत क्या है? ओपेरोन की ज़रूरत है किसी भी प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन सीक्वेंस को पहचान के उसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होना। अब ट्रांसक्रिप्शन होने की ज़रूरत क्या है? ऑब्वियस सी ज़रूरत है, आगे की मेटाबोलाइट एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए, शुरू करने के लिए अपन को चाहिए। जैसे मैं बताऊंगी भी लैक ओपेरोन होता है लैक्टोज का टूटना। लैक्टोज का टूटना क्यों ज़रूरी है? ई कोलाई के अंदर लैक्टोज का टूटना इसलिए ज़रूरी है कि लैक्टोज टूट के देगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और ग्लूकोज ही है जो एनर्जी करेंसी का काम करता है। ठीक है, तो लैक्टोज टूटेगा नहीं तो उनको एनर्जी कैसे मिलेगी? एनर्जी तो चाहिए ना, तो उसके तोड़ने के लिए चाहिए। उसके तोड़ने के लिए ही तो जीन एक्सप्रेशन की और जीन रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। बस इसीलिए लैक ओपेरोन अपन को पढ़ना पड़ता है कि प्रोकैरियोट्स में एनर्जी कैसे आगे शिफ्ट हो रही है। ये पढ़ने के लिए अपन को ओपेरोन सिस्टम पढ़ना पड़ता है। अब मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको ओपेरोन की। ये है जीन सीक्वेंस, मतलब डीएनए फ्रेगमेंट है। अब एक बार बोलो मेरे साथ में पीपो। पीपो मन में बोल लो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा तो मन में बोलो पीपो। मैं आपको आज का लेसन ऐसे कैसे याद करवा के छोड़ दूंगी, बस मेरे साथ में मैं जैसे बोलूँ वैसे वैसे लिखते जाओ। मैं जैसे यहाँ पे लिखूँ वैसा वैसा अपने कॉपी में छापते जाओ, ठीक है। तो एक वर्ड बोलो पीपो। ये होता है, बताती हूँ मैं, PIPO। ये है पीपो, ठीक। प्रमोटर जीन, इनहिबिटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, ठीक। अब इसके आगे यहाँ पे होगी स्ट्रक्चरल जीन। ये एक आइडियली बनाई हुई मैंने ओपेरोन की स्ट्रक्चर है। अब आप बता सकते हो कि एक ओपेरोन में कितनी तरह की जीन सीक्वेंसेस होती है? अपन ने बोला ना, इट इज द कोऑर्डिनेटर ग्रुप ऑफ जीन विच रेगुलेट पर्टिकुलर फिनोमिनन। किस चीज़ के लिए? तो अब जो जीन्स है जिसके लिए कोऑर्डिनेटर ग्रुप बोल रहे हैं अपन, वो कौन से ग्रुप है? वो 4 जीन से बना हुआ है। तो एक ओपेरोन हमेशा इट कंसिस्ट ऑफ 4 जीन्स। चार जीन से है। पहला मैंने नाम बताया प्रमोटर जीन, दूसरा मैंने बताया ऑपरेटर जीन, तीसरा है इनहिबिटर। यहाँ पे इनहिबिटर बोल रहे हैं, वैसे इनहिबिटर को भी अपन रेगुलेटर जीन ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन इनहिबिटर बोल रहे हैं तो यहाँ पे कोई बात नहीं, पर रेगुलेटर बोल देते हैं। रेगुलेटर जीन, और चौथा होता है अपना स्ट्रक्चरल जीन। ये 4 तरीके की जीन होती है जो एक ओपेरोन में मौजूद होती है। अब ये चारों का काम क्या होता है? ये सबसे ये ही धमाकेदार चीज़ है। और कई बार ना क्वेश्चन में यही आ जाता है, नीट के क्वेश्चन में लैक ओपेरोन से हमेशा 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो इन्हीं में से घुमा फिरा के आ जाता है। इन चारों के जो वर्किंग प्रोसेस है उन्हीं में से आ जाता है। तो पहला है अपना प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन का काम होता है,
It provides the site to the attachment of RNA polymerase. Attachment of RNA polymerase. आज का बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, मैं आपको बोल रही हूँ, बस आप समझते जाओ कैसे कैसे क्या हो रहा है। प्रमोटर जीन क्या होता है? प्रमोटर जीन हमेशा आरएनए पॉलीमरेज को चिपकने के लिए साइट प्रोवाइड करता है। तो ठीक है, साथ साथ में बना के चलते हैं। प्रमोटर जीन पे आरएनए पॉलीमरेज चिपकता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो दूसरा प्रमोटर है, इस पे भी चिपका देते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, चलो हो गया। दूसरा अपना आता है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन क्या करता है? ऑपरेटर जीन क्या करता है? ऑपरेटर जीन हमेशा जो ये इनहिबिटरी जीन है, जिसको रेगुलेटर जीन बोलते हैं, इससे बनने वाली इनहिबिटरी जीन को के साथ चिपक के पॉलीमरेज जीन को ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हमेशा रोकने की कोशिश करता है। मतलब ऑपरेटर जीन का काम क्या है? ऑपरेटर जीन हमेशा रेगुलेटर जीन के साथ साइमल्टेनियसली अटैचमेंट का काम करता है। ठीक है ना? क्या लिखा है मैंने लिखा है रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। मैंने लिखा है कि स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन के लिए को हमेशा रेगुलेट करता है। ये जो ऑपरेटर जीन से जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चरल जीन, ये जो एक्सप्रेशन देगा उसको रेगुलेट करेगा। वो कैसे रेगुलेट करेगा? अभी मैं चारों के पॉइंट्स लिखवा दूं, उसके बाद इस स्ट्रक्चर में मैं समझाऊंगी आपको। ठीक, अब आता अपना रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन करता है, रेगुलेटर जीन हमेशा ऑपरेटर जीन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल दी ऑपरेटर जीन बाय प्रोड्यूसिंग दी इंड्यूसिंग और रिप्रेसिंग जीन, रिप्रेसिंग प्रोटीन। मैंने लिखा है रेगुलेटर जीन, इंड्यूसिंग जीन और रिप्रेसिंग प्रोटीन दोनों के प्रोडक्शन से ऑपरेटर जीन को कंट्रोल करता है। मेरे को पता है मैं यहाँ जो लिख रही हूँ ना वो आपको नहीं समझ में आने वाला है, मैं गारंटी लेती हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने जो लिखा है वो समझने वाली चीज़ है भी नहीं जब तक मैं आपको इस पे ना समझा दूँ। लेकिन मैं लिख इसलिए रही हूँ कि मैं जब इस पे समझाऊंगी तो एक नज़र आपकी उधर होनी चाहिए कि हाँ वो चीज़ यहाँ हो रही है। इट मीन्स हमें कॉपी पे लिखना है, हमें भी ये बुलेट पॉइंट ही लिखना है, पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, इसलिए लिखा रही हूँ मैं। ठीक है, अब आती है अपनी बात स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का क्या काम होता है? स्ट्रक्चरल जीन ऑलवेज रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। चलते नहीं है मार्कर्स। क्या लिखा मैंने? रेगुलेट करता है हमेशा मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को। छोड़ो, अब मेरे से वन बाय वन अपन बात करते हैं। मैंने बोला ओपेरोन की ज़रूरत क्यों होती है? ओपेरोन की ज़रूरत होती है किसी भी जीन के एक्सप्रेशन के लिए। जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन का एक्सप्रेशन होता है कि वो मैसेंजर आरएनए, एंजाइम्स, प्रोटीन्स सबको स्टेप बाय स्टेप बना ले और किसी एक पर्टिकुलरली
कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने या फिर उसको बढ़ाने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करें। ठीक है, वो प्रोकैरियोट्स में भी सेम होता है और यूकैरियोट्स में भी सेम होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में उसको जीन बैटरी मॉडल बोल देते हैं, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में अपन ओपेरोन सिस्टम बोल देते हैं। अब ओपेरोन की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ठीक है, अब अपन को मोटे मोटे तौर पे जो वहाँ पे लास्ट में लिखा था मैंने कि अपन को याद क्या रखना है, अपन को याद ये रखना है कि अपना जो जीन है वो बस ट्रांसक्राइब हो जाए। अपन को ये याद रखना है, अपना मेन मोटो ये है कि अपना जो स्मॉल ऊपर जो जीन लिखा था मैंने वो ट्रांसक्राइब होके मैसेंजर आरएनए बना ले और मैसेंजर आरएनए आगे जो फर्दर रिएक्शंस करके प्रोटीन बना ले। ठीक है, अपना मेन मोटो ये था। तो उस मेन मोटो करने के लिए ओपेरोन स्ट्रक्चर आती है। ओपेरोन स्ट्रक्चर होती है, इट इज़ द कोऑर्डिनरी ग्रुप ऑफ जीन। जो जीन में 4 तरह की जीन होती है। पहली है प्रमोटर जीन, दूसरी है इनहिबिटरी। इनहिबिटरी को वैसे इनहिबिटरी ना बोल के रेगुलेटरी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आई लिखा है इसलिए मैं इनहिबिटरी बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पे इनहिबिटरी ना बोल के इसको आप रेगुलेटरी जीन बोलना। ठीक है, क्योंकि रेगुलेटरी जीन जो होती है ना वो 2 तरह की प्रोटीन सिंथेसाइज के बाद में अपने एक्सप्रेशन देती है। एक तो होता है इंड्यूसिबल, दूसरा होता है रिप्रेसिबल। दोनों आएगा आपके सामने तो पता चलेगा आपको। तीसरी होती है ऑपरेटर जीन और चौथी होती है स्ट्रक्चरल जीन। मैं बताती हूँ आपको। तो अब काम बेटा बात ये होती है कि मोटे मोटे तौर पे जो प्रमोटर जीन होता है, प्रमोटर जीन का काम ये होता है, देखो मैं आज इससे बताऊंगी आपको। ये है अपना ओपेरोन, ये है अपना ओपेरोन। इस पे मैंने लिखा है पीपो, फिर लिखा है मैंने ZYA। एक बार ZYA को आप स्ट्रक्चरल जीन समझ लो पूरा। ZYA पूरा स्ट्रक्चरल जीन है। अब होता है अपना पीपो, ये है अपनी पूरी डीएनए फ्रेगमेंट या फिर जीन सीक्वेंस। होता ये है कि पहला जो अपना प्रमोटर जीन है वो क्या करेगा, बेसिकली इसका काम ये है कि ये अपने आप को ट्रांसक्राइब कर दे और ये जो जीन है ये मैसेंजर आरएनए में चेंज हो जाए, ये काम होता है। लेकिन ये किसकी किसकी हेल्प से होता है, ये 4 जीन की हेल्प से होता है। जो पहला अपना प्रमोटर जीन है ये साइट प्रोवाइड करेगा आरएनए पॉलीमरेज को चिपकने के लिए। तो ये P है, ये P है, इन दोनों पे साइट है। हाँ, अब ये पॉलीमरेज जैसे मैंने ऊपर ना गोले के तरीके से चिपका दिए वैसे नहीं, ये सब चीज़ें ना 3D 4D फॉर्म में होती है। तो जो सीक्वेंस है ना आरएनए पॉलीमरेज पूरा यूँ घुसता है, यूँ पूरा घुसता है, समझ रहे हो, यूँ पूरा घुसता है ऐसे 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 ऐसे। अगर ये यहाँ से घुस के और ये यहाँ से निकल गया ना, इसका मतलब है इसने पूरे फ्रेगमेंट को ट्रांसक्राइब कर दिया और अपना काम पूरा ख़त्म हो गया। अपन जो चाहते थे अपन को मिल गया, डीएनए से अपन को मैसेंजर आरएनए मिल गया, ट्रांसक्राइब हो गया। तो उस ट्रांसक्रिप्शन के लिए उस आरएनए पॉलीमरेज को 4 तरीके की जीन से गुजरना पड़ेगा। तो पहली जीन है अपनी प्रमोटर जीन, जहाँ पे वो जाके चिपकेगा। तो ये प्रमोटर जीन को उसने ऐसे होल्ड कर रखा है, सर्कल में है ये आरएनए पॉलीमरेज पूरा, और ये प्रमोटर जीन है। एक प्रमोटर जीन पे यहाँ चिपक गया और दूसरा मतलब फिर ये आगे खिसकता गया और ये प्रमोटर जीन पे यहाँ चिपक गया। एक तो प्रमोटर जीन पे यहाँ चिपक गया, जैसे ही वो यहाँ चिपका दूसरा वाला यहाँ आके बैठ गया। आगे बात समझ में, क्योंकि 2 लोकेशन है प्रमोटर जीन की, तो 2 आरएनए पॉलीमरेज आके चिपकेंगे। समझ में आई बात। फिर दूसरा जो मैंने लिया है दैट इज ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन लिया है मैंने। तो ऑपरेटर जीन क्या करेगा, एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करेगा। जो स्ट्रक्चर जीन है उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। अब मैं वो एक्सप्रेशन कैसा है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तीसरा है रेगुलेटर जीन। तो रेगुलेटर जीन है, मैंने बताया था अभी कि वो इंड्यूसिंग या रिप्रेसिंग प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, जिससे वो आगे उसको ऑपरेटर जीन को कंट्रोल करेगा। फिर स्ट्रक्चरल जीन आगे वाले में पढ़ाऊंगी। बेसिकली ये अपना ओपेरोन है। आगे बात समझ में। अब जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे लैक ओपेरोन। ओपेरोन के टाइप्स है लैक ओपेरोन, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन या फिर हिस्टिडीन ओपेरोन। तो आज अपन लैक ओपेरोन और ट्रिप्टोफैन ओपेरोन पढ़ेंगे।